अरे! सागर पूरी ताकत लगाता है लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता और तभी मौसम बिगड़ने लगता है। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है। रात हो गई है, मौसम बिगड़ रहा है और बोट भी खराब हो गई है। अगर ये माल समय पर सेठ तक नहीं पहुंचा तो वो मुझे काम से निकाल देगा और इस तूफान में मैं घर कैसे लौटूंगा। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा। तभी एक छोटी मोटर बोट तेजी से सागर की तरफ आती है। उस बोट पर झुमकी खड़ी थी। अरे, इतनी रात गई, इस तूफान के बीच समुद्र में क्या कर रही हो? मेरी बोट खराब हो गई है। बोट का इंजन चालू नहीं हो रहा है। इस पर सेठ का बहुत कीमती माल लदा है। अगर सुबह तक नहीं पहुंचा तो वो मुझे काम से निकाल देगा। और मौसम देख रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। घबराओ मत, ये रस्सी पकड़ो और अपनी बोट की आगे बांध दो। मैं तुम्हारी बोट को खींचकर अपने गांव के किनारे तक ले चलती हूँ। पर तुम्हारी ये छोटी बोट मेरी इस भारी बोट को खींच पाएगी क्या? तुम बस रस्सी मजबूती से बांधो, बाकी मुझ पर और मेरी बोट पर छोड़ दो। झुमकी एक मोटी रस्सी फेंककर सागर की बोट को अपनी बोट से बांधती है और फिर उसे किनारे तक खींच लाती है। और फिर झुमकी अपने छोटे से घर में चूल्हा जलाकर खाना बनाती है। लो, खाना खा लो। समुद्र की ठंडी हवा लग रही है। गरम खाना खाओगे तो जान में जान आएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम ना आती तो शायद मैं और मेरी बोट दोनों समंदर में समा जाते। पर मेरा सारा माल उसी बोट में है। अगर सुबह तक सेठ को माल नहीं पहुंचा तो वो बहुत नुकसान सुनाएगा मुझे। मेरा नुकसान हो जाएगा। फिक्र मत करो, तुम खाना खाकर आराम करो। मैं तुम्हारी बोट ठीक कर दूंगी। तुम कैसे ठीक करोगी? समुद्र किनारे पली बड़ी हूँ। इन लहरों और मशीनों से मेरी पुरानी दोस्ती है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बोट सुबह तक ठीक हो जाएगी। आधी रात का समय हो जाता है। झुमकी समंदर किनारे खड़ी सागर की बोट को ठीक कर रही थी। सागर दूर खड़े होकर ये सब देख रहा था। कैसी लड़की है ये, किसी अनजान की मदद के लिए पूरी रात अपनी नींद खराब कर रही है। इस टाइम शायद ही कोई ऐसा होगा जो किसी अनजान के लिए इतना कुछ कर सकता है। सागर झुमकी के पास जाता है। बहुत रात हो गई है, तुम थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो। थकावट तो तब होगी ना जब काम पूरा होगा। बस थोड़ा सा काम और बाकी है। काम खत्म करके ही मुझे सोना अच्छा लगता है। तुम बहुत अलग हो, बहुत ज्यादा अलग। अगली सुबह तक बोट झुमकी ठीक कर देती है। सुबह होते ही सागर अपनी बोट लेकर वहां से चला जाता है। कुछ समय बीत जाता है और दोपहर हो जाती है। सागर अपने घर वापस आ चुका था। पूरा परिवार आंगन में बैठा हुआ था। सागर, आज सरपंच जी की पत्नी आई थी। वो तेरी शादी की बात छेड़ रही थी और बोल रही थी कि अब तो अपने बेटे की शादी कर दो। और वैसे तो ठीक ही कह रही थी, तेरी उम्र भी हो गई है अब, और तू कहे तो मैं तेरे लिए एक अच्छी संस्कारी लड़की ढूंढ लूं जो इस घर को सही से संभाल सके। माँ, लड़की तो एक है। कल रात जब मैं समंदर में फंस गया था ना, तो उसी ने मेरी जान बचाई। रात भर जागकर मेरी बोट ठीक की और मुझे खाना भी खिलाया। ओहो, तो भैया का दिल समुद्र में किसी जलपरी पर आ गया है। अरे वाह, इस कलयुग में भी ऐसी दयालु लड़कियां हैं जो अनजानों के लिए रात भर जागती हैं। सच कहूँ तो वो लड़की तो साक्षात लक्ष्मी होगी, जिसके भी घर जाएगी भाग खोल देगी। अगर माँ को वो इतनी पसंद है तो फिर देर किस बात की है। मुझे उसे एक बार फिर मिलना ही होगा। अगले दिन शाम का समय है। झुमकी समंदर किनारे खड़ी है। तभी सागर अपनी बोट लेकर वहां पहुंचता है और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। अरे तुम, बोट फिर से खराब हो गई है क्या? बोट तो ठीक है, पर मेरे दिल का इंजन थोड़ा सा खराब हो गया है। झुमकी, कल रात तुमने मेरी बोट नहीं, मेरी जिंदगी बचाई थी। मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। मुझे घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती। मेरी माँ को एक संस्कारी बहू चाहिए और मुझे एक अच्छी पत्नी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम ये क्या कह रहे हो? मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ना मेरे पास देने को कुछ है, ना कोई मेरा कन्यादान करने वाला है। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अरे, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। और आज से मैं हूँ तुम्हारा अपना। मेरी माँ तुम्हें बहू नहीं, बेटी बनाकर रखेंगी। बोलो, मंजूर है? हाँ, मंजूर है। समय बीत जाता है और सागर झुमकी की शादी हो जाती है। झुमकी अपनी ससुराल पहुंच चुकी थी। आज उसका गृह प्रवेश हो रहा था। अरे गंगा, तेरे तो सच में भाग खुल गए। चांद से बहू आई है तेरे अंगना में। अरे काकी, ये सिर्फ सुंदर ही नहीं है, इसके तो चर्चे पूरे गांव में है। ये वही लड़की है ना जो समुद्र में खराब से खराब बोट की मोटर को चुटकियों में ठीक कर देती है। हाँ काकी, मेरी बहू में तो सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का वास है। मेरी तो बरसों की मुराद पूरी हो गई आज।
कुछ समय बीत जाता है और झुमकी का गृह प्रवेश हो जाता है। गृह प्रवेश के बाद सारा परिवार हॉल में बैठा था और बातें कर रहा था। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे चुप चुप क्यों हो? हमारी कोई बात बुरी लगी क्या? अरे नहीं नैना, मुझे तो आज तक किसी ने इतनी प्यार से डांटा भी नहीं। मैं तो बचपन से अनाथ रही हूँ और आज इतने सारे लोगों को अपना परिवार बुलाने में मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। पगली, अनाथ कैसे है तू? आज से ये तेरा ही घर है। और सुन ले, तो इस घर की बहू बाद में है, मेरी सबसे बड़ी बेटी पहले है। आज के बाद कभी अपनी आंखों में आंसू मत लाना, वरना ये माँ बहुत डांटेगी तुझे। अगली सुबह झुमकी सबसे जल्दी उठती है, घर का सारा काम करने लगती है। तभी गंगा देवी उठती है और उसे देखकर हैरान रह जाती हैं। अरे बिटिया, तू इतनी सुबह उठ गई, मुझे उठा लेती ना, मैं तेरी मदद कर देती। पहली रसोई है, अकेले इतना काम कैसे करेगी तू? झुमकी उठती है और अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। माँ जी आप बैठिए, आपने उम्र भर घर रसोई संभाली है, अब आराम करें। जब तक मैं हूँ आपको सुबह उठकर काम करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ समय बीत जाता है और झुमकी सबके लिए खाना बनाकर तैयार करती है और फिर सभी को परोसती है। वाह, मजा आ गया माँ। आज तक तो मुझे लगता था कि आपके हाथ का खाना ही दुनिया में सबसे बढ़िया है, पर झुमकी ने तो कमाल ही कर दिया। अरे तो पहली रसोई का नेक भी तो देना पड़ेगा ना। ये लो बेटिया, मेरी तरफ से तुम्हारा शगुन। सभी घर वाले झुमकी को शगुन देते हैं और कुछ समय बीत जाता है और दोपहर हो जाती है। दोपहर को झुमकी की मुंह दिखाई की रस्में चल रही थी। अरे गंगा बहू तो एकदम गुलाब के फूल जैसी है, और सुना है काम में भी बड़ी होशियार है। तो सच में किस्मत वाली निकली। अरे किस्मत तो मेरी बहू की भी अच्छी है, जो उसे मेरे जैसा परिवार मिला है ना झुमकी? बिल्कुल माँ जी, मेरी तो पूरी दुनिया ही आप लोग हो। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। शाम का समय था, सारा परिवार आंगन में बैठकर हंसी मजाक कर रहा था। भैया आप भी ना, मतलब कुछ भी बोलते हो, माँ देखो ना भैया को। अरे ये तो बचपन से ही ऐसा। तभी अचानक गंगा देवी जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। माँ जी आंखें खोलिए। बापू जल्दी चलो, इन्हें पास वाले डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। सभी घर वाले गंगा देवी को जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर थोड़ी देर तक गंगा देवी का चेकअप करता है और फिर बाहर आता है। देखिए सागर, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम बिना देरी करे इन्हें शहर के किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ, मामला कुछ सीरियस लग रहा है। पूरा परिवार जल्दी से गंगा देवी को शहर के बड़े डॉक्टर के पास ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर गंगा देवी का चेकअप करके बाहर आता है। डॉक्टर साहब, मेरी गंगा ठीक तो है ना? उसे बस थोड़ी कमजोरी आई होगी। देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रख सकता। हमने सारी रिपोर्ट्स चेक की हैं। आपकी पत्नी को कैंसर है, और वो भी लास्ट स्टेज का। कैंसर? नहीं डॉक्टर साहब, आप झूठ बोल रहे हो। मेरी माँ तो एकदम फिट है। देखिए सागर, बीमारी अंदर ही अंदर बहुत फैल चुकी है। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मुश्किल से इनके पास 1 या 2 महीने का समय बाकी है। अब बस आप इनके साथ जितना अच्छा वक्त बिता सकते हैं बिताइए। डॉक्टर साहब, मेरी माँ जी बहुत अच्छी है, आप पैसा जितना मांगोगे हम देंगे, बस मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। बेटी, मेडिकल साइंस में इस स्टेज का कोई इलाज नहीं है, वो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती। तो क्या हम उन्हें ऐसे ही घुट घुट कर मरता हुआ देखें? दवाइयाँ काम नहीं करेंगी बेटी, लेकिन हाँ, एक चीज है जो शायद काम कर जाए, खुशी। अगर मरीज अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो, अगर उसकी कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी हो जाए जो उसे जिंदगी से जोड़ दे, तो शायद वो 1-2 महीने का वक्त थोड़ा और बढ़ जाए। समय बीत जाता है। सभी घर वाले गंगा देवी को वापस घर ले आते हैं। शाम का समय हो गया था। सभी घर वालों के आगे खाना रखा हुआ था, लेकिन कोई भी खाना खा नहीं रहा था। अरे मेरे पागलो, ये क्या मुंह लटका कर बैठे हो सबके सब? खाना ठंडा हो रहा है, खा लो। भूख नहीं है माँ। मेरा प्यारा भोला बेटा, डॉक्टर ने ही तो कहा है कि 1-2 महीने हैं, तो क्या हुआ? 1-2 महीने कोई कम होते हैं क्या? इन 60 दिनों में हम इतने मजे करेंगे, इतनी यादें बनाएंगे कि पूरी जिंदगी के लिए काफी होंगी। मौत तो सबको आनी है बेटा, तो फिर इन बचे हुए दिनों को रो रो कर क्यों बर्बाद करना? अरे तू सच में पत्थर की बनी है गंगा। अरे मैं तो वैसे भी गांव की शेरनी हूँ। चलो अब सब चुपचाप खाना खाओ। नैना, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, 1 रोटी और देना मेरी बच्ची। अगली सुबह झुमकी सुबह जल्दी उठकर किचन में गंगा देवी की पसंद का गर्मा गर्म नाश्ता तैयार करती है। माँ जी देखिए, आज आपकी लाडली बहू ने आपके लिए क्या बनाया है। एकदम गरम गरम पोहा और आपकी फेवरेट जलेबी।
अरे वाह मेरी बच्ची, तेरे हाथों के स्वाद का तो जवाब ही नहीं। ला जल्दी से, मुंह में पानी आ रहा है। गंगा देवी जैसे ही नाश्ता खाने लगती है तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। माँ जी क्या हुआ? सागर, बाबूजी जल्दी आओ। कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। गंगा देवी घर के बाहर खड़े होकर खुद से बात कर रही थी, तभी झुमकी पानी लेने उठती है और छुपकर गंगा देवी की बातें सुनने लगती है। हे भगवान, जिंदगी भी कैसा खेल खेलती है। मैंने तो क्या क्या सपने सजाए थे। सोचा था जब जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी तो समुद्र के बीचों बीच एक बहुत बड़ा जहाज होगा, उसी में मेरा घर होगा। मैं वहां आराम से खड़ी होकर पानी के लहरों को देखूंगी और अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से जीऊंगी। पर मुझे क्या पता था कि टिकट इतनी जल्दी कट जाएगा। माँ जी का इतना बड़ा सपना और उन्होंने आज तक किसी से कुछ नहीं कहा। अगली दोपहर गंगा देवी अपने कमरे में एक पुरानी डायरी के पन्ने पर कुछ ड्राइंग बना रही थी, तभी झुमकी हाथ में चाय का कप लेकर वहां आती है। माँ जी ये लीजिए आपकी चाय। अरे बहू तू आ गई, रख दे चाय। माँ जी बाहर आपको वो सरपंच जी की पत्नी बुला रही हैं, कह रही थी बहुत जरूरी काम है। अच्छा मैं अभी देख कर आती हूँ, तू चाय ढक कर रख दे। गंगा देवी जैसे ही कमरे से बाहर आती है, झुमकी तुरंत वो पन्ना देखती है जिस पर गंगा देवी ने ड्राइंग की थी। उस पन्ने पर एक बहुत बड़ा और सुंदर सा जहाज बना था। वो जहाज समुद्र के बीच में है और उस पर एक छोटा सा घर बना है और उस जहाज पर एक परिवार खड़ा हंस रहा है। माँ जी आपने मुझे बहू नहीं अपनी बेटी माना है ना। अब ये बेटी आपका ये सपना अधूरा नहीं रहने देगी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर आपको बहुत बड़ी खुशी मिले तो शायद कोई चमत्कार हो जाए। बस अब आप फिक्र मत कीजिए। आपका सपना है ना समुद्र के बीचों बीच जहाज में घर लेने का, वो मैं पूरा करूंगी। अगली सुबह झुमकी अपने गांव जाती है और अपने पुराने दोस्त चंदा और बब्बन से मिलती है। चंदा, बब्बन, मुझे एक बहुत बड़ा और मजबूत जहाज बनाना है। कोई छोटी मोटी बोट नहीं, एक ऐसा जहाज जो समुद्र के बीच लहरों से लड़ सके, जिसमें रहने के लिए कमरे हों और सारी सुख सुविधाएं हों। अरे ओ झुमकी रानी, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? टाइटैनिक बनाना है क्या तुझे? ये संभव नहीं है। हम ठहरे गरीब मछुआरे इतना बड़ा जहाज हम 3 लोग कैसे बनाएंगे? बकवास बंद कर बब्बन, ये झुमकी है जो ठान ले करके दिखाती है। पर झुमकी बात इसकी सही है, मेहनत बहुत लगेगी। हम दिन रात लगेंगे, पर क्या ये हो पाएगा? होना पड़ेगा चंदा, ये किसी व्यापार के लिए नहीं, मेरी माँ जी की जिंदगी का सवाल है। हम तीनों मिलकर अपने हाथों से वो जहाज बनाएंगे। बस मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। बोलो दोगे साथ? अरे अब तूने माँ जी का नाम ले लिया तो ये बब्बन पीछे कैसे हटेगा? जान लगा देंगे हम। पर देख झुमकी, मेहनत तो हम कर लेंगे, लेकिन जहाज बनाने के लिए बड़ी बड़ी मोटर चाहिए होंगी, वेल्डिंग का सामान, जनरेटर, इन सब में तो बहुत पैसा लगेगा। वो रोकड़ा हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। हाँ झुमकी, बब्बन सही कह रहा है। पैसे की फिक्र तुम लोग मत करो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। जहाज के लिए जितना भी पैसा लगेगा वो मैं कमाऊंगी, तुम बस काम शुरू करने की तैयारी करो। झुमकी जल्दी से गांव के किराने वाले के पास पहुंचती है। लाला जी मुझे काम की बहुत सख्त जरूरत है। मैं सुबह से लेकर रात तक आपकी दुकान का सारा माल चढ़ाने उतारने का काम करूंगी। बस मुझे अच्छे पैसे चाहिए। लाला जी मान जाते हैं। झुमकी दिन भर चिलचिलाती धूप में बोरे उठाती है और शाम को जो पैसे मिलते हैं उन्हें लेकर वो मार्केट जाती है और वहां से जनरेटर और मोटर के पार्ट्स खरीदती है और फिर थोड़ी देर तक जहाज का काम करके थक कर वो अपने घर पहुंचती है। इतनी रात गए कहाँ से आ रही है बहू? और ये तेरी हालत कैसी हो रही है? सुबह की गई है तू, इस वक्त लौट रही है। वो माँ जी, मैं तो वो बस गांव वाली बड़ी मंदिर में गई थी। वहाँ भजन कीर्तन चल रहा था ना, तो पंडित जी ने रुकने को कह दिया। आपके लिए ही मन्नत मांग रही थी। मन्नत मांगने के लिए क्या रात के 11 बजे तक रुकना जरूरी है? अब जा, हाथ मुंह धो, खाना खा और सो जा। झुमकी चुपचाप अपने कमरे में जाती है, खाना खाती है और सो जाती है। अगली सुबह झुमकी फिर से अपने गांव पहुंचती है। समंदर किनारे पहले से ही बब्बन और चंदा जहाज के काम में लगे हुए थे। आ गई हमारी महारानी। देख झुमकी, तेरी इस टाइटैनिक का काम बस खत्म ही समझ। कल रात जो इंजन सेट किया था वो एकदम मक्खन की तरह चल रहा है। सच में झुमकी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम तीनों ने मिलकर ये महल खड़ा कर दिया। हमारी दिन रात की मेहनत रंग लाई है। बस कुछ दिन और, फिर देखना मेरी माँ जी इस जहाज को देखकर अपनी सारी बीमारी भूल जाएंगी। चलो जल्दी से बाकी का काम निपटाते हैं। समय बीत जाता है और रात हो जाती है। झुमकी सारा काम खत्म करके थकी हारी वापस अपने घर लौटती है। कहाँ थी तू?
जवाब दे झुमकी, तूने इस घर को सराय समझ लिया है क्या? जब मर्जी आई, जब मर्जी चली गई और फिर लौट आई। माँ जी, वो मैं। क्या वो मैं? एक तो मेरी बीमारी ने मुझे खाट पर डाल दिया है, ऊपर से तू मेरी जान निकालने पर तुली हुई है। गांव वाले तरह तरह की बातें बना रहे हैं। झुमकी बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह झुमकी अपने गांव जा रही थी, तभी गंगा देवी उसे रोक लेती है। रुक जा वहीं, आज तो इस चौखट के बाहर पैर नहीं रखेगी। और सच सच बता, कहीं तेरा बाहर कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है? कौन है वो जिसके लिए तू इस बीमार सास और अपने पति को धोखा दे रही है? माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? तो और क्या सोचूं मैं? माँ बस करो, बहुत हो गया। अब ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो झुमकी को? तू इसके बीच में मत पड़ सागर, तू नहीं जानता दुनिया कैसी है। दुनिया कैसी भी हो माँ, पर मेरी झुमकी कैसी है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर ये बाहर जा रही है तो जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। झुमकी दुखी होकर वहां से चली जाती है और सीधे अपने गांव पहुंचती है। अरे क्या हुआ झुमकी, तू रो क्यों रही है? देख हमारा जहाज पूरा हो गया, अब रोने का नहीं हंसने का वक्त है। ये आंसू दुख के नहीं बब्बन, खुशी के हैं। देखो हमारा जहाज तैयार होकर कितना अच्छा लग रहा है। तो फिर अब इंतजार किस बात का है? चल चलकर माँ जी को लेकर आ। हाँ चंदा, कल सुबह मैं अपनी